इसराइल को छोड़ने की मूड में नहीं दिखने वाले हूती राजधानी सना पर हुए अटैक का बदला ले चुके हैं। इसराइल ने बीते दिनों ही हूतियों के कमांडरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हमले में यमन के आम लोगों की मौत हुई। इसके बदले में एक और सुबह इसराइल की हवा में सायरनों की गूंज सुनाई दी। यमन के हूती आंदोलन ने एक बार फिर इसराइल को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया। एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने जोरदार चेतावनी भी दी, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बार मिसाइल को इस्राएली डिफेंस सिस्टम ने भले ही हवा में रोकने का दावा किया हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि पूरे यरूशलेम, तेल अवीव और वेस्ट बैंक में दहशत फैल चुकी थी। इसराइल की लोहे की गुंबद वाली प्रणाली को चुनौती मिल चुकी थी और हूती आंदोलन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अब केवल यमन की सीमा तक सीमित नहीं रहने वाले। लेकिन इस हमले के पीछे महज सैन्य मकसद नहीं था, यह एक बदला था, एक जवाब। हाल ही में जब इसराइल ने सना में बर्बर हवाई हमले किए तो उसकी गूंज केवल यमन में नहीं, पूरे मुस्लिम जगत में सुनी गई। इसराइल जेट विमानों ने हिजाज और असर पावर प्लांट्स, एक तेल डिपो और राष्ट्रपति भवन के पास का मिलिट्री कंपाउंड को निशाना बनाया। नागरिक इलाकों में दहशत फैली, 10 से ज्यादा मौतें हुई और 100 से अधिक घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सना की सड़कों पर गूंजते नारे, शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा। इस बाबत हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा, जब तक गजा जल रहा है, जब तक हमारे बच्चों पर बम बरस रहे हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। इसराइल की आक्रामकता का जवाब अब सीमाओं से परे जाएगा। हूती विद्रोहियों ने पहली बार क्लस्टर बम मिसाइल का इस्तेमाल भी किया था, एक तकनीकी छलांग जिसने सैन्य संतुलन को हिला दिया। इसराइल दावा कर रहा है कि उसने रोक लिया, लेकिन मलबा गिनाटॉन नाम के कस्बे में गिरा और कई लोगों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के निशान मिले। सवाल यह नहीं कि मिसाइल रोकी गई या नहीं, सवाल यह है कि अब इसराइल की सीमाएं सुरक्षित नहीं रही। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज की गूंजती चेतावनियां, हर हमले का 10 गुना जवाब मिलेगा, अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नारों की तरह लगने लगे, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि हर हवाई हमले के बाद हूती मिसाइलें और तेज और सटीक होकर लौटती हैं। सना पर हुए हमलों के बाद की तस्वीरें बता रही हैं, बिजली के ग्रिड तबाह हो चुके हैं, अस्पतालों की बिजली गुल है और एक कप पूरे देश की रोजमर्रा की जिंदगी को मलबे में बदल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हूती आंदोलन का संकल्प डगमगाया नहीं। यमन की जनता अब केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि इसराइल की सैन्य रणनीति को तोड़ने की तैयारी में है, और वो तैयारी अब महज घोषणाओं में नहीं, तेल अवीव की रातों में गूंजती सायरनों में साफ तौर पर सुनाई देने लगी। 27 अगस्त का हमला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब लड़ाई का रुख बदल चुका है। अब यह केवल इसराइल और गाजा के बीच नहीं, बल्कि यमन की पहाड़ियों से निकलती मिसाइलों की लड़ाई है, जो जुल्म के हर प्रतीक को चुनौती दे रही है। हूती आंदोलन ने साबित कर दिया, कमजोर दिखने वाले भी ताकतवर को झुका सकते हैं, बशर्ते उसके पास हिम्मत और इरादा हो। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच पारंपरिक रूप से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। हाल ही में जब अमेरिकी सेना और दक्षिण कोरियाई सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा था, तो उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इसी दौरान अपने 2 नए एयर डिफेंस सिस्टम्स का सफल परीक्षण भी कर दिया। ये परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 25 के दौरान हुआ। इसी दौरान उत्तर कोरिया के 2 नए एयर डिफेंस सिस्टम्स का सफल परीक्षण दोनों देशों के लिए एक खुला और स्पष्ट संदेश माना गया। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही किम जोंग उन से मिलने की इच्छा जताई है। जी हाँ, व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उनसे मिलने में बहुत खुशी होगी। खास बात यह है कि ये बात ट्रंप ने कही भी उस समय जब उत्तर कोरिया के दुश्मन देश दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बातचीत कर रहे थे। माना जा रहा है कि वे साल के अंत में उनसे मिल सकते हैं। अब जब उन्होंने ये बात कही तो सबको वो समय याद आ गया जब 2019 में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात हुई थी। 27 और 28 फरवरी 2019 जब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वियतनाम के हनोई में फरवरी 2019 को हुई अपनी दूसरी शिखर वार्ता के लिए अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन से यात्रा की। ये लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें किम ने उत्तर कोरिया से वियतनाम तक का सफर अपनी विशेष बख्तर
बंद ट्रेन से किया। ये ट्रेन उनकी सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जानी जाती है, जिसमें कई आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा उपाय हैं। इस मुलाकात का उद्देश्य परमाणु निरस्त्रीकरण और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर चर्चा करना था। हालांकि कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। उस समय के बाद बहुत कुछ बदला। ट्रंप की कुर्सी गई, वे फिर सत्ता में पूरी ताकत से वापस आए और दूसरी ओर उत्तर कोरिया सैन्य शक्ति के मामले में लगातार आगे बढ़ता गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से क्यों मिलना चाहते हैं। अमेरिका के लिए इस समय ईरान का परमाणु कार्यक्रम चिंता का विषय है। भले ही जून 2025 में यूएस एयरफोर्स ने ईरान के जौहरी ठिकानों को नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। उत्तर कोरिया ईरान या ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थक रहा है, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। दूसरी ओर किम रूस यूक्रेन युद्ध में खुलकर रूस का समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने रूस की ओर से लड़ने के लिए अपने सैनिकों को मैदानी जंग में भी भेजा। इसके अलावा बड़ी मात्रा में रसद और हथियारों की आपूर्ति भी किम रूस को कर रहे हैं, जो अमेरिका कतई नहीं चाहता। माना जा रहा है कि किम और ट्रंप की मुलाकात में इन दोनों मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हो सकती है, लेकिन सिर्फ रूस और ईरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य ताकत से भी चिंतित है। उत्तर कोरिया नए नए हथियार बना रहा है और डंके की चोट पर उन्हें टेस्ट भी कर रहा है। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों का जखीरा भी लगातार बढ़ा रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में इसे लेकर अलग अलग जानकारी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया हर साल कम से कम 5 से 6 परमाणु बम बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि उत्तर कोरिया के पास अनुमानित 50 परमाणु हथियार हैं और अभी भी कम से कम 70 से 90 और हथियार बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसलिए अमेरिका प्रतिबंध हटाने की शर्त रखकर उत्तर कोरिया को उनकी आक्रामक नीति से पीछे हटने की मांग कर सकता है। संभव है कि ट्रंप से लेकर उत्तर कोरिया पर दबाव भी बनाए, लेकिन इसकी संभावना कम है कि किम जोंग दबाव में आकर अमेरिका के सामने झुक जाएं। इससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी ऐसा होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। हालांकि किम आर्थिक और कूटनीतिक लाभ के लिए सीमित रियायतें देने को तैयार हो सकते हैं, बशर्ते उनकी सत्ता और परमाणु कार्यक्रम को खतरा न हो। किम की रणनीति अब रूस और चीन के समर्थन के कारण पहले से कहीं अधिक बेहतर है। इन दो देशों के साथ खड़े होने से वे अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े रहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो अपनी शर्तों पर बातचीत को प्राथमिकता देंगे।